हेलो एवरीवन। तो इसमें हम पार्लियामेंट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नोट्स है उसको देखेंगे और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट्स ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें संसद जो हमारी है वो उच्चतम विधायी संस्था होती है। ठीक है, संसद क्या है? उच्चतम विधायी संस्था होती है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि संविधान संशोधन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वो संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो संसद क्या कर सकती है? 368 के अंडर संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक 6 महीने का अंतराल होता है, देखा था हमने। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव और संसद के जो आपका राज्यसभा उसमें सभापति, उपसभापति और जो है संसद आदि जो है आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। तो आपको पता है कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? वो लोकसभा के मेंबर में से ही एक को चुना जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं और वो जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, कोई भी संसद जब 60 दिन तक कोई भी संसद सदस्य या कोई भी सांसद जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित होता है। ठीक है, कोई भी सांसद जब बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। क्या होता है? उसकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्नतियों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो क्या है? 105 जो है आर्टिकल 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, जो संसद के सदस्य उनके लिए कुछ विशेषाधिकार हैं उनको निर्धारित करता है। और आर्टिकल 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, उस पर कानून बना सकता है बिना किसी राज्य की सहमति के। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनको संपूर्ण भारत में, भारत के किसी भी पार्ट में अगर लागू कराना है तो जो हमारा संसद जो है राज्य सूची के विषय में बिना राज्य से पूछे भी, बिना राज्य की सहमति के भी कानून बना सकती है। ठीक है, ये किस में है? ये 253 में है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अभी हमने देखा, संसद का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। तो संसद के जो अध्यक्ष होंगे वो किसी को बोलने से रोक सकते हैं और किसी को बोलने को कह सकते हैं। यह बैठ जाना या यील्डिंग ऑफ द फ्लोर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? यील्डिंग ऑफ द फ्लोर। संसद के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना, यानी कि क्रॉसिंग द फ्लोर। पक्ष त्याग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग द फ्लोर। जहां से चुन के आया है उस जो है पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, उसको कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर या पक्ष त्याग। ठीक है, शून्य काल क्या होता है देख लीजिए। शून्य काल 0 आवर्स को बोलते हैं। भारत में संसदीय जो व्यवस्था है उसके दिन है, तो इम्पोर्टेंट है 0 आर। कैसे याद रखेंगे? 0 का आविष्कार भी भारत ने किया था और 0 आर जो है वो भारत के संसदीय जो है संसद की व्यवस्था का देन है। ठीक है, यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। तो 0 आर, 0 से बड़ा क्या होता है? 1 होता है डायरेक्टली। अगर हम जो है देखें तो 0 आर जो है कितना होता है? अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। ठीक है, अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका जो समय है वो दोपहर से के 12 से 1 बजे तक का होता है। तो लोकसभा में क्या है? 0 आर का टाइम 12 से 1 0 आर का समय होता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो 109 में है कि कोई भी धन विधेयक हो वो लोकसभा में फिर से स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो हमने देखा राज्यसभा में धन विधेयक से संबंधी उनको अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में नहीं, लेकिन जो आपका धन विधेयक है वो जो है लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। कोई भी विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है, ठीक है, और अनुच्छेद 110 धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो संसद के किसी भी सदन में प्रवेश किया जा सकता है या प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह ही पेश किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 109 में क्या है कि धन विधेयक जो है सिर्फ जो है लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है, केवल व्यय की बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 110 धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय
विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, अगर 110 का कोई भी विषय सम्मिलित नहीं है, सिर्फ व्यय की बात कर रहा है, तो उसको संसद के किसी भी सदन में जो है प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक नहीं। धन विधेयक में जो भी चीजें हैं उससे अलग कोई भी चीज हो और व्यय की बात हो सिर्फ, तो उसको संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कैसा साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाएगा, धन विधेयक की तरह नहीं। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती। 14 दिन तक अगर कोई काम नहीं करते हैं तो वो एज इट इज जैसा लोकसभा में से राज्यसभा में गया था उसको उसी तरीके से पारित मान लिया जाता है। ठीक है, लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, तो 14 दिन तक उनको रोकने का अधिकार है, वो 14 दिन तक रोक सकते हैं, लेकिन अगर 14 दिन बाद वो जो है वापस नहीं भेज रहे हैं तो उसको जो है पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, तो 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन, क्या है, एक संयुक्त अधिवेशन, और संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, मतलब जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो तब संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। अनुच्छेद 118 क्या है, अनुच्छेद 118 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो संसद के दोनों सदनों की जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अब एग्जाम में क्या आता है, लोकसभा के जो है अध्यक्ष करेंगे या राष्ट्रपति करेंगे या फिर राज्यसभा के, तो ऐसे आएगा, लेकिन कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की संयुक्त जो है बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद के दोनों सदनों, जो संसद का दोनों सदन है, उनकी संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में होती है। ठीक है, किसके संबंध में, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक होती है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। ठीक है, 3 बार हो चुका है अभी तक। एक बार 1961 में हुआ था दहेज निरोधक विधेयक पर, किस पे, सबसे पहला किस पे, 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पे। दूसरी बार 1978 में हुआ था द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग, ठीक है, विधेयक पर, और 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक पोटा के लिए जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। किसके लिए, 2002 में पोटा के लिए जो है एक बैठक बुलाई गई थी जो संयुक्त बैठक थी। ठीक है, कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी पटल पर रखा जा सकता है। कोई भी कानूनी अगर विधेयक हो तो चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा कहीं भी जो है उसके समक्ष रखा जा सकता है। ठीक है, कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो कोई भी विधेयक अगर वो जो है हम देखेंगे धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला कौन करेगा, इसका जो है निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के जो भारत की लोकसभा पर संसद के, ठीक है, लोक वित्त पर, भारत के लोक वित्त पर, ठीक है, लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त जो है लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए एक वार्षिक एनुअल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल जो है वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। तो जो अगर संचित निधि से, एक निधि होती है, संचित निधि होती है, अगर उसमें से कोई धन निकालना हो तो एक विनियोग विधेयक को पारित करना पड़ता है। कौन से विधेयक को, विनियोग विधेयक को पारित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा के लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए इंपॉर्टेंट है, 116 में 116 में क्या है कि अगर विनिमय विधेयक पारित नहीं हो पाता और संचित निधि से जो है संचित निधि से धन नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो संघ सरकार है उसको धन की आवश्यकता अगर है तो वह लोकसभा के लेखानुदान के माध्यम से, लोकसभा के किसके, लेखानुदान के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से, ठीक है, भारत की संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति उसको प्राप्त है। ठीक है, तो अग्रिम निधि जो है मिल जाएगा। ठीक है, किससे, लेखानुदान के माध्यम से। देखिए प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो प्राक्कलन समिति क्या है, सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार के नियंत्रण में होता है। तो जो भारतीय संसद का सचिवालय क्या होता है, सरकार के कंट्रोल में होता है। भारतीय संसद
संसदीय समितियों के माध्यम से जो है प्रशासन पर नियंत्रण करती है। जो भारतीय संसद है वो संसद पार्लियामेंट्री कमेटीज के थ्रू जो है किसका एडमिनिस्ट्रेशन पे नियंत्रण करती है। तो प्राक्कलन समिति इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारी समितिज हैं, उसमें ये पूछता है कि कितने सदस्य किसके हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट समितिज में कमेटीज के जो है मेंबर्स कितने हैं वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है जो है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ, असर्शन और रीजन। कथन में है अनुच्छेद 368 368 के अंतर्गत संसद के संविधान किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, आर है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो संसद जो है भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो देखिए ए जो है हमारा सही है, किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है। और जो संसद है वो क्या है, एक उच्चतम विधायी संस्था है जनता द्वारा निर्वाचित। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध पर परिवर्धन, प्रवर्तन और निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद के अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। समझ रहे हैं, मतलब सिंपल है कि वो जो है 368 के अंतर्गत संसद जो है अपनी जो है विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में, ठीक है, एक अमेंडमेंट और या फिर उसको क्या बोलते हैं संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट या संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब देखिए संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम स्थायी जो है विधायी संस्था है। ठीक है, संसद भाई क्या है, उच्चतम विधायी संस्था है और निर्वाचित भी है भारत की जनता के द्वारा, इसीलिए संविधान में के संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो 2 बार हमने देखा था, 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद किस में है, 185(1) में है कि जो है संसद की एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 महीने का अधिकतम अंतर होना चाहिए। ठीक है, उससे अधिक अंतर नहीं होना चाहिए और एक वर्ष में लगभग 2 बार संसद का बैठना अनिवार्य है। थर्ड क्वेश्चन, संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल 6 महीना होना चाहिए, 6 मंथ्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान रखना है। और देखिए राज्यसभा और लोकसभा की बात की है। राज्यसभा में 250 से अनधिक सदस्य, लोकसभा में 552 से अनधिक, उसके बाद फिर है 12 नामनिर्देशित और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व। यहाँ पे क्या है, 522 से अनधिक राज्य और 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधित्व और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स। तो एक्स के नाम स्थान पर निम्नलिखित में से किसे ठीक रखना आवश्यक होगा। तो 2 जो है अनधिक एंग्लो इंडियंस और एक्स क्या है, एक्स ये मंत्री हैं संसद के सदस्य ने जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 महीने के भीतर अपना निर्वाचन, ये हो गया। तो देखिए ये संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये आपका हो गया लोकसभा में। ठीक है, 530 तो हो गए वो, 2 हमारे एंग्लो इंडियंस और 20 हमारे हो गए कि जो है आपका संघ राज्य क्षेत्र से 20 से अनधिक प्रतिनिधि। ठीक है, तो हमने ये सब ऑलरेडी देखा ही है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पीछे वाला वीडियो एक बार क्लियर करके तब फिर इस पे आगे आइएगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है वहाँ पे कवर हो चुकी हैं। तो ये जो है हमारा था। और संविधान के 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय, तो विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय हैं, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को नामांकित करने का प्रावधान जो है क्या हो जाता है, 25 फरवरी 2020 तक था। इसे आगे बढ़ाने का प्रस्ताव, न बढ़ाने का प्रस्ताव किया कि इसको अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है किसको, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, तो किसको देगा, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र में, संयुक्त संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में और संयुक्त बैठक में। तो देखिए एक साथ वेद संसद के दोनों सदनों में देगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87, कौन सा अनुच्छेद है, 87 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा
के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक, देखिए, निर्वाचन के पश्चात प्रथम जब सत्र का आरंभ होगा लोकसभा का, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, हर वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों को में अभिभाषण देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में क्या कथित है, क्या चीज़ है हमारे संविधान में? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, सही है। जो संसद है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, तो दोनों ही सही है हमारा। ये देख लीजिए, बी जो है वो दोनों ही सही है। ठीक है, तो बी जो है सही उत्तर है हमारा। ठीक है। अब देखिए, इसमें है अनुच्छेद 59 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है संसद की किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। लोकसभा, राज्यसभा और संसद जो है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद को बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संसद बनती है कैसे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। तो हमारा ये है डी उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद मिलकर निर्मित होती है किससे किससे? राज्यसभा, लोकसभा और जो है राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो हमारा उत्तर है 1, 2, 3। देखिए, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री नहीं। लोकसभा, राष्ट्रपति और दोनों सदन, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। निम्नलिखित पर विचार करना और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित करना है। तो यह है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। ठीक है, ये हो गया। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ठीक है, तो कौन सम्मिलित है ये बताना। देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, यही सही है, ए होगा, ए ही जो है सम्मिलित है। भारतीय संसद के घटक कौन है? वही सेम क्वेश्चन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं है। देखिए, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79, भाग 5 और अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो है नहीं होंगे इसमें। संसद के अधिकारियों में कौन कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा और महासचिव, चारों ही हैं, सभी चारों होने चाहिए। तो ये चारों ही हैं। ठीक है। भारत के अनुसार संसद के अधिकारियों में कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, उपसभापति 89 के अकॉर्डिंग, और लोकसभा का अध्यक्ष और एवं उपाध्यक्ष 93, संसद के सचिवालय अनुच्छेद 89। इस प्रकार जो है हमारा ये जो है उपराष्ट्रपति नहीं है संसद का हिस्सा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद विधानसभा की किसी सदस्य की सदस्यता तब खत्म समाप्त समझी जाती है जब वो बिना सदन को सूचित किए कितने टाइम के लिए अनुपस्थित रहता? तो 60 दिन के लिए, या 2 महीना होता तो भी वो सही उत्तर होता। ठीक है। अनुच्छेद 101(4), कौन सा अनुच्छेद? 101(4) के अकॉर्डिंग संसद एवं अनुच्छेद 190 के अकॉर्डिंग राज्य विधानमंडल। संसद जो है 104 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 104 और 190(4) के अकॉर्डिंग राज्य विधानमंडल किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह 60 दिन की अवधि तक वो संसद में बिना आज्ञा के जो है अनुपस्थित होते हैं। तो ठीक है, उनके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहते हैं। जितने भी अधिवेशन होते हैं सब में अनुपस्थित रह रहे हैं। लेकिन 60 दिन की उक्त अवधि की गणना में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिस दौरान संसद सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ठीक है, तो अगर संसद सत्रावसित या फिर किसी जो है संसद जो है सत्रावसान हो चुका होता है या निरंतर 4 दिन से अधिक जो है वो उसमें नहीं रहता है, आपका 4 दिन से अधिक चलता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको घटा के, उसको माइनस करके 60 डेज काउंट करके हम देखेंगे कि अगर 60 डेज लगातार वो नहीं है तो वो जो क्या है, वो जो है उनको जो है उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने से किसी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये 60 दिन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिए, सर्वप्रथम एक संसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार जो है बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो ये राज्यसभा का,
ठीक है, राज्यसभा का देख लेते हैं। देखिए दिसंबर 2000 में पंजाब की निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि वह संसद की अनुमति के बिना लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे। तो लगातार अगर 60 बैठकों में कोई अनुपस्थित रहता है तो जो है उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के देखिए अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अभी हमने देखा था कौन सा है हमारा, ये हमारा 105, ठीक है। 105 में क्या है कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों के निर्धारण जो है करता है 105, ठीक है। विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है 105, 105। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के सदनों तथा उनके संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए इसमें है संसद अधिनियम 1959 में पदों को लाभ के पद के आधार पर निहत्था से छूट देता है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो देखिए कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 सही है। ये जो है लाभ का पद जो है हमारे यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ये 5 बार संशोधित किया गया है। कौन सा अधिनियम? संसद अधिनियम 1959, जो लाभ के पद के आधार पर निहत्था से छूट देता है, ठीक है। तो देखिए संसद निहत्था निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निहत्था से छूट प्रदान की गई है। अब क्या है, इस अधिनियम में क्या होगा कि अभी तक कुल 5 बार, कब 1993 में, 1999 में, 2000 में, 2006 में, 2013 में, ठीक है, इसमें संशोधन किया जा चुका है। और अन्य पदों को अधिनियम में शामिल होते हुए, अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल होते हुए लाभ के आधार पर, लाभ के पद के आधार पर निहत्था के दायरे से बाहर किया जाएगा। भारत में संविधान में लाभ का पद शब्द परिभाषित नहीं है कहीं भी, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है, ठीक है। इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत में 1 और 2 सही है और 3 गलत है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह क्या हो? किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार उठाया जा सकता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, ठीक है। तो अगर तथ्यों को रोक दे, तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन दे तो मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा देखिए, संसदीय नियमों की प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले में तथ्यों को रोकता है और अन्य तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है हमें बताना है। तो देखिए सी जो है, यानी कि साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ठीक है। तो जो है ये सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। संसद के सदस्यों की सामूहिक विशेषाधिकार ये नहीं कि साक्षियों के रूप में उपस्थिति की स्वतंत्रता हो। देखिए संसदीय विशेषाधिकार के दोनों सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार उन्मुक्तियों से छूट होते हैं। इन अधिकारों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला तो यह है कि वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से जो है किए जाते हैं, संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग किए जाते हैं, ठीक है ना। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार कौन से हैं? जो सामूहिक रूप से करते हैं वह अपनी बहस और कार्यवाही के प्रशासन को रोकने का अधिकार, अपनी बहस और कार्यवाही के प्रशासन को रोकने का अधिकार, संसद से अपरिचितों को बाहर रखने तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का अधिकार, अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों व्यवसायों के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का अधिकार। देखिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया, ठीक है, कोई आंतरिक विषय है, व्यापार के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का अधिकार होता है इनको। संसद के सदन और साथ ही बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या विलंबन या निलंबन, ठीक है, या निश्चित अवधि हेतु कारावास से संसद की अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार है, ठीक है। अगर संसद की अवमानना कोई करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। सांसद सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए
संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों व अभिलेखों को बुलाने या मांगने का विशेषाधिकार। संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेष अदालतों पर रोक लगा सकते। संसद की कार्यवाही की जांच जो है करने हेतु अदालतों पर रोक लगाया जा सकता है। ये विशेषाधिकार है, सामूहिक विशेषाधिकार है। ठीक है। संसद के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया के लिए जाने वाले पूर्ण पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेना एक विशेष अधिकार है। लेकिन संसद के कोई सदस्य हैं, अगर संसद के परिसर में किसी सदस्य की गिरफ्तारी होनी है तो पीठासीन जो अधिकारी हैं उनकी अनुमति लेना जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचकों के मतदान का अधिकार है। तो किसको है दोनों लोकसभा और राज्यसभा के? तो ये आपका है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदस्य के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है। तो ये उत्तर है राज्य विधानमंडल के निम्न सदस्य यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में क्या है, एक नागरिक के आधार से अधिकार से, और राज्यसभा में अनुच्छेद 80 में जो है 84 में वर्णित दोनों के निर्वाचनों के मतदान का अधिकार है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।